हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस और इस टॉपिक को हम लोग फॉलोइंग सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, फिर हम समझेंगे क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसके रिस्क को बढ़ाते हैं, क्या पैथोजेनेसिस होती है अब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं फैटी स्ट्रीक और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग के, और लास्ट में हम समझेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ अर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अर्टेरियोस्क्लेरोसिस का सिंपल सा मतलब होता है थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। और अगर थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज फैट डिपोजिशन की वजह से हो रही है तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटिमल लीजन जिसको एथेरोमेटस प्लेग या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारी मीडियम साइज की आर्टरीज जिनको मस्कुलर आर्टरीज भी कहते हैं और लार्ज साइज की आर्टरीज जिनको इलास्टिक आर्टरीज भी कहते हैं, दे आर अफेक्टेड। द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आर्टरीज आर लोअर एब्डोमिनल एओर्टा फॉलोड बाय इलियक आर्टरीज, देन कोरोनरी आर्टरीज, पोप्लिटियल आर्टरीज, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड आर्टरीज ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। देन देर आर सम आर्टरीज विच आर स्पेयर्ड ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब उनमें नहीं होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज की आर्टरीज हैं या मिजेंट्रिक एंड रीनल आर्टरीज एक्सेप्ट एट देयर ऑस्टिया। देन रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड उनको हम लोग 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आ गए हमारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें आता है हमारा जेनेटिक्स। जैसे अगर फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन है तो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। दूसरा एज, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता जाता है। तीसरा जेंडर, मेल जेंडर है तो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज़्यादा होगा। वहीं प्री मेनोपॉजल फीमेल्स जो होती हैं उनमें क्योंकि एस्ट्रोजन मिलता है तो रिस्क फॉर एथेरोमा फॉर्मेशन कम होता है। ठीक है, फिर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाइपरलिपिडीमिया या डिसलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है कि टोटल जो लिपिड है वो बढ़ा हुआ है। डिसलिपिडीमिया मतलब एलडीएल एचडीएल जो है वो कम है और एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, अदर मॉडिफाइबल फैक्टर्स इंक्लूड हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग एंड डायबिटीज। देन एडिशनल फैक्टर्स जिनको कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स भी कहते हैं, इसमें आते हैं इन्फ्लेमेशन, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स, देन इंक्रीज लाइपोप्रोटीन ए, क्योंकि लाइपोप्रोटीन ए जो होता है वो क्लॉट के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है। अगर कोई हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस जैसे कि टर्बुलेंस वगैरह प्रेजेंट है तो वो भी रिस्क को बढ़ाता है। देन इन्फेक्शंस लाइक इन्फेक्शन ऑफ साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस एंड क्लेमाइडोफिला निमोनिया। टाइप ए पर्सनैलिटी अगर है तो इंडिविजुअल जो होता है वो ज़्यादा प्रोन होता है टू स्ट्रेस, तो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है और ओबेसिटी की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ता है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस को। तो पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो होती है दैट इज रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस। एंड अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ अर्टेरियल वॉल टू एंडोथेलियल इंजरी। अब कैसे एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस वो समझते हैं। तो रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस कहती है देयर विल बी एंडोथेलियल इंजरी एंड डिसफंक्शन. There can be n number of reasons for this to occur. Most important are hyperlipidemia, then inflammation and hemodynamic disturbances. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि एंडोथेलियल परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, तो जो भी ब्लड में एलडीएल था वो डिपॉजिट होने लगता है ट्यूनिका इंटिमा में, और ट्यूनिका इंटिमा में इस एलडीएल का फ्री रेडिकल्स के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल स्टिमुलेट करता है हमारे डैमेज एंडोथेलियल सेल्स को टू एक्सप्रेस एडिशन मॉलिक्यूल्स, और एडिशन मॉलिक्यूल्स के एक्सप्रेस होने की वजह से जो भी ब्लड में प्लेटलेट्स और मोनोसाइट्स हैं उनका एडिशन स्टार्ट हो जाता है। देन फाइनली द एडहेयर्ड मोनोसाइट्स विल इमिग्रेट इनटू द ट्यूनिका इंटिमा, जहाँ पे जाके वो ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं इनटू मैक्रोफेजेस. Then, under the influence of the cytokines and growth factors which are released from the activated macrophages, activated platelets and the endothelial cells, जो स्मूथ मसल्स हमारी ट्यूनिका मीडिया में होती हैं, they start migrating to tunica intima. This is known as
द रिक्रूटमेंट ऑफ स्मूथ मसल सेल्स इनटू ट्यूनिका इंटिमा। तो अब हमारी ट्यूनिका इंटिमा में 3 मेन चीज़ें हैं, हमारी स्मूथ मसल सेल्स हैं, हमारी मैक्रोफेजेस हैं और ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है। तो अब क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, दे स्टार्ट इनगल्फिंग द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल एंड दे फॉर्म फोम सेल्स। फोम सेल्स का कलेक्शन ट्यूनिका इंटिमा में उसको बोलते हैं येलो मैक्यूल्स, येलो कलर के मैक्यूल्स बनेंगे फोम सेल्स के कलेक्शन होने की वजह से। और फिर क्या होगा कि ये मैक्यूल्स कोलीज करते हैं टू फॉर्म इलोंगेटेड फैटी स्ट्रीक्स। नाउ अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ these cytokines and growth factors which are released from the activated macrophages, platelets and endothelial cells, इंटीमल स्मूथ मसल सेल्स जो होती हैं वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंक्लूडिंग कोलेजन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से जो फैटी स्ट्रीक बना था पहले वो मैच्योर एथरोमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पैथोजेनेसिस को अगर हम एक डायग्राम के फॉर्म में समराइज करें तो ये डायग्राम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस करनी है कि ये एक इंटैक्ट एंडोथेलियम है और ये डैमेज्ड एंडोथेलियम्स हैं। ठीक है, तो एंडोथेलियल डैमेज होने की वजह से क्या होगा, एंडोथेलियल परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और जो एलडीएल ब्लड में है वो डिपॉजिट होने लगेगा ट्यूनिका इंटिमा में। ट्यूनिका इंटिमा में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है वो इस एलडीएल को ऑक्सीडाइज कर देगी इनटू ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल एंडोथेलियम को स्टिमुलेट करता है टू एक्सप्रेस एडेशन मॉलिक्यूल्स। ये जो एडेशन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस हो रहे हैं उसकी वजह से मोनोसाइट्स आके एडहेयर हो जाएंगी इन एंडोथेलियम पे एंड देन देयर विल बी डायपेडिसिस, दैट इज माइग्रेशन ऑफ दीज मोनोसाइट्स इनटू द ट्यूनिका इंटिमा, जहाँ पे आके ये मैक्रोफेजेस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो अब ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं, जो भी यहाँ पे प्लेटलेट्स एडहेयर हुई होंगी और ये एंडोथेलियल सेल्स, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स, जो ट्यूनिका मीडिया की स्मूथ मसल सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो माइग्रेट करें ट्यूनिका इंटिमा में। तो ट्यूनिका इंटिमा में जो भी स्मूथ मसल सेल्स होंगी और मैक्रोफेजेस होंगी, दे विल अपटेक दिस लिपिड टू फॉर्म फोम सेल्स और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैक्यूल्स ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फोम सेल्स विच विल फ्यूज टू फॉर्म फैटी स्ट्रीक। अभी जो फैटी स्ट्रीक्स बने हैं ये मैच्योर एथरोमा में कन्वर्ट होंगे ड्यू टू स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन एंड ईसीएम डिपोजिशन। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोलेजन्स डिपॉजिट हो रखे हैं और फैट वगैरह का डिपोजिशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फैट का, और फोम सेल्स हैं। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ रॉबिन्स एक्सप्लेनिंग द पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग फॉर्मेशन। इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसमें इंटैक्ट एंडोथेलियम है, ट्यूनिका इंटिमा है, मीडिया है और एडवेंटिशिया है। अब क्या हो रहा है कि ड्यू टू हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, होमोसिस्टिनीमिया, हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस, टॉक्सिन्स, वायरस एंड इम्यून रिएक्शंस, इंजरी हुई एंडोथेलियम की। तो रिस्पॉन्स टू इंजरी क्या होता है, एक तो इंजरी होने की वजह से परमिएबिलिटी बढ़ेगी, तो जो भी एलडीएल ब्लड में होगा वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्यूनिका इंटिमा में एलडीएल डिपॉजिट हो गए हैं। दीज एलडीएल विल स्टिमुलेट दीज एंडोथेलियल सेल्स टू एक्सप्रेस एडेशन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से ये प्लेटलेट्स और मोनोसाइट्स का एडेशन होगा। मोनोसाइट्स जो होंगी दे विल माइग्रेट इनटू द ट्यूनिका इंटिमा एंड दे विल मॉडिफाई हियर इनटू मैक्रोफेजेस। देन दीज एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, these activated platelets and the endothelial cells will start releasing the growth factors and cytokines जो कि स्मूथ मसल्स का रिक्रूटमेंट करवाएंगी इनटू ट्यूनिका इंटिमा। Then these smooth muscle cells and the macrophages will uptake the LDL to form foam cells, और फोम सेल्स के कलेक्शन से बनता है मैक्यूल्स, और मैक्यूल्स के फ्यूजन से बनते हैं फैटी स्ट्रीक्स, elongated fatty streaks you can see here. And then this fatty streak will finally mature into fibrofatty atheroma due to proliferation of smooth muscle cells. So here you can see there is a fibrous cap and there is a necrotic core containing lipid debris. So this is how there is formation of a mature atherosclerotic plaque. पैथोजेनेसिस के बाद हम समझते हैं मॉर्फोलॉजी को। तो हमें पता है जो अर्लीस्ट लीजन फॉर्म होता है वो होता है फैटी स्ट्रीक, उसके बाद वो मैच्योर करता है इनटू अ मैच्योर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। तो सबसे पहले फैटी स्ट्रीक को समझते हैं।
तो फैटी स्ट्रीक इज़ नथिंग बट ट्यूनिका इंटीमा में यहाँ पे क्या है कि फोम सेल्स का कलेक्शन हो गया है। और हम कई बार पढ़ चुके हैं कि पहले फैट येलो मैक्यूल्स बनते हैं जो कोलीज करके फैटी स्ट्रीक्स बनाते हैं। अब क्योंकि ये रेज्ड नहीं होते हैं तो ये फ्लो डिस्टर्बेंसेस कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज द ग्रॉस व्यू ऑफ abdominal aorta. Here you can see there are formation of fatty streaks which are yellow lesion but they are not raised. और एक और चीज़ जो हम इस डायग्राम में नोटिस कर सकते हैं कि these fatty streaks are closely associated with ostia of branch vessels. मतलब जहाँ जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है वहाँ पे इनका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है क्योंकि इन साइड्स पे टर्बुलेंस ज़्यादा होता है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसमें ये जो है ट्यूनिका इंटीमा की ये जो है ट्यूनिका मीडिया की लेयर है और ट्यूनिका इंटीमा की लेयर में फोमी मैक्रोफेजेस का कलेक्शन हो रखा है। तो ये फैटी स्ट्रीक की मॉर्फोलॉजी हो गई। अब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो होते हैं वो टैन येलो रेज्ड लीजन्स होते हैं ट्यूनिका इंटीमा में। ऐसे तो टैन येलो होंगे लेकिन अगर कोई सुपर इम्बोज थ्रोम्बस होगा तो रेडिश ब्राउन अपीयर होंगे। इनकी साइज़ वेरी कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे छोटे छोटे प्लेग्स जो हैं वो फ्यूज़ करके एक लार्ज मास बनाएं, ठीक है। दिस इज़ द ग्रॉस व्यू ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। अब इस डायग्राम में माइल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस है तो फाइब्रस प्लेग्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि टैन येलो कलर के हैं, ठीक है। जबकि इस वाले में क्या है कि एडवांस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से जो प्लेग्स हैं उनमें मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं। जैसे कि इस वाले प्लेग में हमें अल्सरेशन देखने के लिए मिल रहा है। इस प्लेग में देयर इज सुपर इम्पोज थ्रोम्बस एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। उसके बाद अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो हमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग में 4 बेसिक कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले सेल्स होती हैं जिसमें आती हैं स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट्स। देन देयर आर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें मेनली कोलेजन होता है, उसके अलावा इलास्टिन और प्रोटियोग्लाइकन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। लिपिड्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर हो सकते हैं, मतलब जो फोम सेल्स में हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकते हैं जो कि बाहर ऐसे पड़े हुए हैं। देन कैल्सिफिकेशन, लेकिन कैल्सिफिकेशन लेटर स्टेजेस ऑफ प्लेग में ही देखने के लिए मिलता है। ये सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैप्सॉइड वे में नहीं पड़े होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, और वो पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। मतलब एक सुपरफिशियल फाइब्रस कैप होता है और फाइब्रस कैप में मेनली हमारी स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, कोलेजन होता है और उसके अलावा कुछ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और फोम सेल्स भी मिल सकती हैं। फिर एक सेंट्रल नेक्रोटिक कोर होता है जिसमें मेनली हमारी मैक्रोफेज मतलब फोम सेल्स होती हैं। उसके अलावा लिपिड्स होते हैं, पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होते हैं, और अगर ओल्ड प्लेग है तो कैल्शियम होगा। और ये जो पेरिफेरल रीजन है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का उसको बोलते हैं शोल्डर, और शोल्डर में क्या मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली नियोवेस्कुलराइजेशन मिलता है। उसके अलावा देयर कैन बी सम स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर की। तो ये जो सबसे पहला वाला डायग्राम है ये एक कोरोनरी आर्टरी का डायग्राम है जिसमें कि एथेरोमेटस प्लेग का फॉर्मेशन हो रखा है। जो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है कि मोस्टली क्या होता है ना कि इन्वॉल्वमेंट सर्कमफरेंशियल नहीं होता है, मतलब पूरे सर्कमफरेंस को इन्वॉल्व नहीं करता है प्लेग, वो इसेंट्रिक होता है, मतलब इस तरह से इसेंट्रिक इन्वॉल्वमेंट हो रखा है, ठीक है। दूसरा, फाइब्रस कैप जो है वो ब्लू कलर का स्टेन हो रखा है क्योंकि उसमें कोलेजन होता है मेनली, तो मैसन ट्राइकोम स्टेन में हमें ब्लू कलर का स्टेन करता है कोलेजन। और दूसरा है सेंट्रल नेक्रोटिक कोर जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल और अदर लिपिड्स होते हैं। अब ये वाला जो डायग्राम है ये इसी डायग्राम का एक जो है हाई मैग्नीफिकेशन पे देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग स्टेन कर रहे हैं इलास्टिन के लिए। तो जो इलास्टिन्स हैं हमारे वो ब्लैक कलर के स्टेन हो रखे हैं, और इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि जो ट्यूनिका मीडिया है उसकी थिनिंग हो गई है क्योंकि उसकी एट्रॉफी हो जाती है एक एथेरोमेटस प्लेग के फॉर्मेशन की वजह से। दिस डायग्राम इज फोकसिंग ऑन द जंक्शन ऑफ फाइब्रस कैप एंड सेंट्रल कोर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो थ्रू आउट स्कैटर्ड है, उसके अलावा इनमें नियोवेस्कुलराइजेशन प्रेजेंट है, और क्योंकि ये ओल्ड प्लाग है तो कैल्सिफिकेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। After that, let's discuss the consequences which are associated with formation of an atherosclerotic plague. जो सबसे important consequence होता है atherosclerotic stenosis, फिर आएगा acute plaque changes, and तीसरा होता है aneurysm formation। तो atherosclerotic stenosis
में क्या होता है, जब भी कोई प्लेग बनता है तो वो ग्रेजुअली ऑक्लूड करता रहता है वेसल ल्यूमन को, जिसकी वजह से स्टेनोसिस होगी। अब क्रिटिकल स्टेनोसिस क्या होती है कि इट इज़ द स्टेनोसिस एट विच ऑक्लूजन इज सफिशिएंटली सीवियर टू कॉज इस्चेमिक टिश्यू इंजरी। फॉर एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरीज में व्हेन देयर इज 70 to 75% ऑक्लूजन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब जाके हमें चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन फील होता है, जिसको हम लोग स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। उसके अलावा और जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस के, दे आर मेजेंट्रिक ऑक्लूजन, बावल इश्चीमिया, सडन कार्डियक डेथ, इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी एंड इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। दूसरा कॉन्सिक्वेंस था एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। एन्यूरिज्म का मतलब होता है abnormal dilation of blood vessel due to weakening of vessel wall. Here you can see ये blood vessel जो है ये यहाँ पे abnormally dilate हो गई है। और इसका रीज़न क्या होगा कि vessel wall इस रीजन की वीकन हो गई होगी, जिसकी वजह से जब प्रेशर पड़ रहा है तो ये डायलेट हो गई। अब एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग कैसे एन्यूरिज्म के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है वो समझते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रेशर अप्लाई होगा, तो प्रेशर एट्रोफी होगी ट्यूनिका मीडिया की। दूसरा डिफ्यूजन डिस्टेंस जो होता है ल्यूमन और मीडिया का वो बढ़ जाता है, तो ट्यूनिका मीडिया की इस्चेमिक इंजरी हो जाती है, तो इस्चेमिक एट्रोफी होगी ट्यूनिका मीडिया की। तो ड्यू टू दिस एट्रोफी ऑफ ट्यूनिका मीडिया वेसल वॉल जो होती है वो अल्टीमेटली वीकन हो जाती है। तो जो जिस रीजन में ये प्लेग बना होगा, जैसे मान लो यहाँ पे प्लेग बना, तो यहाँ की ट्यूनिका मीडिया वीकन हो गई और जब प्रेशर पड़ेगा तो ये ऐसे फूल जा रही है। दिस इज अबनॉर्मल डायलेशन। कमिंग टू अक्यूट प्लाक चेंज। अक्यूट प्लाक चेंज में मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेमरेज हो सकता है प्लेग के अंदर, कि जो भी नियोवेस्कुलाइजेशन फॉर्म हुआ था उसमें से किसी वेसल का रप्चर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्राप्लेग हेमरेज होगा और फाइनली हेमाटोमा का फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस हेमाटोमा विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग और इट मे इंड्यूस प्लेग रप्चर ऑल्सो। द सेकेंड अक्यूट प्लाक चेंज इज रप्चर और इरोजन और अल्सरेशन ऑफ प्लाक। देखो इन रप्चर, इरोजन और अल्सरेशन होने की वजह से क्या होता है ना कि जो ब्लड होता है वो एक्सपोज होता है टू हाईली थ्रोम्बोजेनिक प्लेग सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस इंड्यूस होती है और थ्रोम्बोसिस कई बार कंप्लीटली ऑक्लूसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायग्राम शोइंग अक्यूट प्लाक चेंज। मतलब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों डायग्राम्स में जो है प्लाक का रप्चर हो रहा है, लेकिन इसमें कोई सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस नहीं बन रही है, जबकि यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस हुई है प्लाक रप्चर होने की वजह से। अब प्लाक का रप्चर जो होता है ना वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। एक तो हो गए तुम्हारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करते हुए तुम्हारा प्लेग दो तरह का हो सकता है, वल्नरेबल और स्टेबल, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। जैसे कि अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आएगा कि अगर एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन होता है तो उसकी वजह से बीपी बढ़ता है और वैसोस्पाज्म होता है, जिसकी वजह से प्लेग के रप्चर होने का रिस्क बढ़ता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर में मैंने बताया कि कॉम्पोजिशन में डिपेंड करते हुए दो तरह के प्लेग होते हैं। एक होता है वल्नरेबल प्लेग। वल्नरेबल प्लाक जो होता है उसमें जो फाइब्रस कैप होता है वो काफ़ी थिन होता है, उसमें कोलेजन का अमाउंट बहुत कम होता है, जबकि जो लिपिड कोर है और इन्फ्लेमेटरी पार्ट है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो ये वल्नरेबल होता है टू गेट रप्चर। ठीक है। स्टेबल प्लाक में क्या होता है कि फाइब्रस कैप काफ़ी थिक होता है और उसमें काफ़ी डेंस कोलेजन प्रेजेंट होता है और लिपिड कोर और इन्फ्लेमेटरी सेल्स काफ़ी कम होती हैं, तो ये स्टेबल होता है, मतलब ये जल्दी रप्चर नहीं करेगा। अब एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो देयर कैन बी 3 कॉन्सिक्वेंसेस। देयर कैन बी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, देयर कैन बी सेरेब्रल इन्फार्क्शन लीडिंग टू स्ट्रोक, एंड देयर कैन बी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज लीडिंग टू गैंग्रीन ऑफ लेग्स. So this is it from my side for atherosclerosis. Thank you for watching.